नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है प्रेमचंद्र जी की कहानी दो सखियों का भाग 2। मसूरी 20/9/25। प्यारे चंदा, मैंने तुम्हारा खत पाने के दूसरे ही दिन काशी खत लिख दिया था। उसका जवाब भी मिल गया। शायद बाबूजी ने तुम्हें खत लिखा हो। कुछ पुराने ख्याल के आदमी हैं। मेरी तो उनसे एक दिन भी ना निपटी। हाँ, तुमसे निप जाएगी। यदि मेरे पति ने मेरे साथ यह बर्ताव किया होता, अकारण मुझसे रूठे होते, तो मैं जिंदगी भर उनकी सूरत न देखती। अगर कभी आते भी तो कुत्ते की तरह दुत्कार देती। पुरुष पर सबसे बड़ा अधिकार उसकी स्त्री का है। माता पिता को खुश रखने के लिए वह स्त्री का तिरस्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे ससुराल वालों ने बड़ा घृणित व्यवहार किया। पुराने ख्याल वालों का गजब का कलेजा है जो ऐसी बात सहते हैं। देखा उस प्रथा का फल, जिसकी तारीफ करते तुम्हारी जवान नहीं थकती। वह दीवार सड़ गई। टीप टाप करने से काम न चलेगा। उसकी जगह नए सिरे से दीवार बनाने की जरूरत है। अच्छा, अब कुछ मेरी भी कथा सुन लो। मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि विनोद ने मेरे साथ दगा की है। इनकी आर्थिक दशा वैसी नहीं जैसे मैंने समझी थी। केवल मुझे ठगने के लिए इन्होंने सारा स्वांग भरा था। मोटर मांग की थी। बंगले का किराया अभी तक नहीं दिया गया। फर्नीचर किराए के थे। यह सच है कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे धोखा नहीं दिया, कभी अपनी दौलत की डींग नहीं मारी। लेकिन ऐसा रहन सहन बना लेना जिससे दूसरों को अनुमान हो कि यह कोई बड़े धनी आदमी है, एक प्रकार का धोखा ही है। यह स्वांग इसलिए भरा गया था कि कोई शिकार फंस जाए। अब देखती हूँ कि विनोद मुझसे अपनी असली हालत को छिपाने का प्रयत्न किया करते हैं। अपने खत मुझे नहीं देखने देते। कोई मिलने आता है तो चौंक पड़ते हैं और घबराई हुई आवाज में बैरा से पूछते हैं, कौन है? तुम जानती हो मैं धन की लौंडी नहीं। मैं केवल विशुद्ध हृदय चाहती हूँ। जिसमें पुरुषार्थ है, प्रतिभा है, वह आज नहीं तो कल अवश्य ही धनवान होकर रहेगा। मैं इस कपट लीला से जलती हूँ। अगर विनोद मुझसे अपनी कठिनाइयां कह दें तो मैं उनके साथ सहानुभूति करूंगी। उन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करूंगी। ये मुझसे पर्दा करके यह मेरी सहानुभूति और सहयोग ही से हाथ नहीं धोते। मेरे मन में अविश्वास, द्वेष और क्षोभ का बीज बोते हैं। यह चिंता मुझे मारे डालती है। अगर इन्होंने अपनी दशा साफ साफ बता दी होती तो मैं यहाँ मसूरी आती ही क्यों? लखनऊ में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती कि आदमी पागल हो जाए। ये हजारों रुपए क्यों पानी पड़ता? सबसे कठिन समस्या जीविका की है। कई विद्यालयों में आवेदन पत्र भेज रखे हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। शायद इस महीने के अंत तक कहीं जगह मिल जाए। पहले 3 बार 100 मिलेंगे। समझ में नहीं आता कैसे काम चलेगा। 150 रुपये तो पापा मेरे कॉलेज का खर्च देते थे। अगर 10-5 महीने जगह ना मिली तो ये क्या करेंगे? यह फिक्र और भी खाई डालती है। मुश्किल यही है कि विनोद मुझसे पर्दा रखते हैं। अगर हम दोनों बैठकर परामर्श कर लेते तो सारी गुत्थियां सुलझ जाती। मगर शायद यह मुझे इस योग्य ही नहीं समझते। शायद इनका ख्याल है कि मैं केवल रेशमी गुड़िया हूँ जिसे भांति भांति के आभूषणों, सुगंधों और रेशमी वस्त्रों से सजाना ही काफी है। थिएटर में कोई नया तमाशा होने वाला होता है, दौड़े हुए आकर मुझे खबर देते हैं। कहीं कोई जलसा हो, कोई खेल हो, कहीं सैर करना हो तो उसकी शुभ सूचना मुझे अविलंब दी जाती है और बड़ी प्रसन्नता के साथ, मानो मैं रात दिन विनोद और क्रीड़ा और विलास में मग्न रहना चाहती हूँ। मानो मेरे हृदय में गंभीर अंश है ही नहीं। यह मेरा अपमान है, घोर अपमान, जिसे मैं अब नहीं सह सकती। मैं अपने संपूर्ण अधिकार लेकर ही संतुष्ट हो सकती हूँ। बस इस वक्त इतना ही। बाकी फिर अपने यहाँ का हाल हवाल विस्तार से लिखना। मुझे अपने लिए जितनी चिंता है उससे कम तुम्हारे लिए नहीं है। देखो हम दोनों के डोंगे कहाँ लगते हैं। तुम अपनी स्वदेशी 5000 वर्षों की पुरानी जर्जर नौका पर बैठी हो
में नए द्रुतगामी मोटर बोट पर। अवसर, विज्ञान और उद्योग मेरे साथ हैं, लेकिन कोई दैवी विपत्ति आ जाए तब भी इसी मोटर बोट पर डूबूंगी। साल में लाखों आदमी रेल के टक्करों से मर जाते हैं, पर कोई बैलगाड़ियों पर यात्रा नहीं करता। रेलों का विस्तार बढ़ता ही जाता है। बस, तुम्हारी पद्मा। गोरखपुर, 25/9/25। प्यारी पद्मा, कल तुम्हारा खत मिला, आज जवाब लिख रही हूँ। तुम एक हो कि महीनों रटाती हो। इस विषय में तुम्हें मुझसे उपदेश लेना चाहिए। विनोद बाबू पर तुम व्यर्थ ही आक्षेप लगा रही हो। तुमने क्यों पहले ही उनकी आर्थिक दशा की जांच पड़ताल नहीं की? बस एक सुंदर, रसिक, शिष्ट, वाणी मधुर युवक देखा और फूल उठी। अब भी तुम्हारा ही दोष है। तुम अपने व्यवहार से, रहन सहन से सिद्ध कर दो कि तुम में गंभीर अंश भी है। फिर देखूं कि विनोद बाबू कैसे तुमसे पर्दा रखते हैं। और बहन, यह तो मानवीय स्वभाव है। सभी चाहते हैं कि लोग हमें संपन्न समझें। इस स्वांग को अंत तक निभाने की चेष्टा की जाती है, और जो इस काम में सफल हो जाता है उसी का जीवन सफल समझा जाता है। जिस युग में धन ही सर्व प्रधान हो, मर्यादा, कीर्ति, यश, यहाँ तक कि विद्या भी धन से खरीदी जा सके, उस युग में स्वांग भरना एक लाजमी बात हो जाती है। अधिकार योग्यता का मुंह ताकते हैं। यही समझ लो कि इन दोनों में फूल और फल का संबंध है। योग्यता का फूल लगा और अधिकार का फल आया। इस ज्ञानोपदेश के बाद अब तुम्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। तुमने पतिदेव के नाम जो पत्र लिखा था उसका बहुत अच्छा असर हुआ। उसके 5वें ही दिन स्वामी का कृपा पात्र मुझे मिला। बहन, वे खत पाकर मुझे कितनी खुशी हुई इसका तुम अनुमान कर सकती हो। मालूम होता था अंधे को आंखें मिल गई। कभी कोठे पर जाती थी, कभी नीचे आती थी, सारे में खलबली पड़ गई। तुम्हें वह पत्र अत्यंत निराशाजनक जान पड़ता। मेरे लिए वह संजीवन मंत्र था, आशा दीपक था। प्राणेश ने बारातियों की उद्दंडता पर खेद प्रकट किया था, पर बड़ों के सामने वह जबान कैसे खोल सकते थे। फिर जनातियों ने भी बारातियों का जैसा आदर सत्कार करना चाहिए था वैसा नहीं किया। अंत में लिखा था, प्रिय, तुम्हारे दर्शनों की कितनी उत्कंठा है लिख नहीं सकता। तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित आंखों के सामने रहती है, पर कुल मर्यादा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक माता पिता का रुख न पाऊं, आ नहीं सकता। तुम्हारे वियोग में चाहे प्राण ही निकल जाएं, पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता। हाँ, एक बात का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, कपूत कहलाऊं, पिता के कोप का भागी बनूं, घर छोड़ना पड़े, पर अपनी दूसरी शादी ना करूंगा। मगर जहां तक मैं समझता हूँ, मामला इतना तूल न खींचेगा कि लोग थोड़े दिनों में नरम पड़ जाएंगे, और तब मैं आऊंगा और अपनी हृदयेश्वरी को आंखों पर बिठाकर लाऊंगा। बस, अब मैं संतुष्ट हूँ बहन। मुझे और कुछ ना चाहिए। स्वामी मुझ पर इतनी कृपा रखते हैं, इससे अधिक और वे क्या कर सकते हैं। प्रियतम, तुम्हारी चंदा सदैव तुम्हारी रहेगी। तुम्हारी इच्छा ही उसका कर्तव्य है। वह जब तक जिएगी तुम्हारे पवित्र चरणों से लगी रहेगी। उसे बिसारना मत। बहन, आंखों में आंसू भर आते हैं, अब नहीं लिखा जाता। जवाब जल्द देना। तुम्हारी चंदा। दिल्ली, 15/12/25। प्यारी बहन, तुझसे बार बार क्षमा मांगती हूँ, पैरों पड़ती हूँ। मेरे पत्र ना लिखने का कारण आलस्य ना था, सैर सपाटे की धुन ना थी। रोज से सोचती थी कि आज लिखूंगी, पर कोई ना कोई ऐसा काम आ पड़ता था, कोई ऐसी बात हो जाती थी, कोई ऐसा बाधा आ खड़ी होती थी कि चित्त अशांत हो जाता था और मुंह लपेट कर पड़ रहती थी। तुम मुझे अब देखो तो शायद पहचान न सको। मसूरी से दिल्ली आए 1 महीना हो गया। यहाँ विनोद को 300 रुपये की एक जगह मिल गई है। ये सारा महीना बाजार की खाक छानने में कटा। विनोद ने मुझे पूरी स्वाधीनता दे रखी है। मैं जो चाहूँ करूँ, उनसे कोई मतलब नहीं। वे मेरे मेहमान हैं। गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर डालकर वे निश्चिंत हो गए हैं।
ऐसा बेफिक्रा मैंने आदमी ही नहीं देखा। हाजिरी की परवाह है न डिनर की, बुलाया तो आ गए, नहीं तो बैठे हैं। नौकरों से कुछ बोलने की तो मानो इन्होंने कसम ही खा ली है। उन्हें डांटूं तो मैं, रखूं तो मैं, निकालूं तो मैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे प्रबंध की आलोचना करें, ऐब निकालें। मैं चाहती हूँ जब मैं बाजार से कोई चीज़ लाऊं तो वे बतावें मैं जट गई थी या जीत आई। मैं चाहती हूँ महीने के खर्च का बजट बनाते समय मेरे और उनके बीच में खूब बहस हो, पर इन अरमानों में से एक भी पूरा नहीं होता। मैं नहीं समझती इस तरह कोई स्त्री कहाँ तक गृह प्रबंध में सफल हो सकती है। विनोद के इस संपूर्ण आत्मसमर्पण ने मेरी निज की जरूरतों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। अपने शौक की चीजें खुद खरीद कर लाते बुरा मालूम होता है, कम से कम मुझसे नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ मैं अपने लिए कोई चीज लाऊं तो वह नाराज नहीं होंगे। नहीं, मुझे विश्वास है खुश होंगे। लेकिन मेरा जी चाहता है मेरे शौक श्रृंगार की चीजें वे खुद ला कर दें। उनसे लेने में जो आनंद है वे खुद जाकर लाने में नहीं। पिताजी अब भी मुझे 100 रुपये महीने देते हैं और उन रुपयों को मैं अपनी ज़रूरतों पर खर्च कर सकती हूँ, पर न जाने क्यों मुझे भय होता है कि कहीं विनोद समझे मैं उनके रुपए खर्च किए डालती हूँ। जो आदमी किसी बात पर नाराज नहीं हो सकता, मैं किसी बात पर खुश भी नहीं हो सकता। मेरी समझ में ही नहीं आता वह किस बात से खुश और किस बात से नाराज होते हैं। बस मेरी दशा उस आदमी की सी है जो बिना रास्ता जाने इधर उधर भटकता फिरे। तुम्हें याद होगा हम दोनों कोई गणित का प्रश्न लगाने के बाद कितनी उत्सुकता से उसका जवाब देखती थी। जब हमारा जवाब किताब के जवाब से मिल जाता था तो हमें कितना हार्दिक आनंद मिलता था। मेहनत सफल हुई इसका विश्वास हो जाता था। जिन गणित की पुस्तकों में प्रश्नों के उत्तर न लिखे होते थे उसके प्रश्न हल करने की हमारी इच्छा ही ना होती थी। सोचते थे मेहनत अकारत जाएगी। मैं रोज प्रश्न हल करती हूँ पर नहीं जानती कि जवाब ठीक निकला या गलत। सोचो मेरे चित्त की क्या दशा होगी। एक हफ्ता होता है लखनऊ की मिस रिंग से भेंट हो गई। वह लेडी डॉक्टर है और मेरे घर बहुत आती जाती है। किसी का सिर भी धमका और मिस रिंग बुलाई गई। बाबा जब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्होंने इन मिस रिंग को पढ़ाया था। उसका एहसान वह अब भी मानती हैं। यहाँ उन्हें देखकर भोजन का निमंत्रण न देना अशिष्टता की हद होती है। मिस रिंग ने दावत मंजूर कर ली। उस दिन मुझे जितनी कठिनाई हुई वह बयान नहीं कर सकती। मैंने कभी अंग्रेजों के साथ टेबल पर नहीं खाया। उनमें भोजन के क्या शिष्टाचार हैं इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं। मैंने समझा था विनोद मुझे सारी बातें बता देंगे। वे बरसों अंग्रेजों के साथ इंग्लैंड रह चुके हैं। मैंने उन्हें मिस रिंग के आने की सूचना भी दे दी, पर उस भले आदमी ने मानो सुना ही नहीं। मैंने भी निश्चय किया मैं तुमसे कुछ ना पूछूंगी। यही ना होगा कि मिस रिंग हंसेगी बला से। अपने ऊपर बार बार झुंझलाती थी कि कहाँ मिस रिंग को बुला बैठी। पड़ोस के बंगलों में कई हम ही जैसे परिवार रहते हैं, उनसे सलाह ले सकती थी, पर यही संकोच होता था कि ये लोग मुझे गंवारन समझेंगे। अपनी इस विवशता पर थोड़ी देर तक आंसू भी बहाती रही। आखिर निराश होकर अपनी बुद्धि से काम लिया। दूसरे दिन मिस रिंग आई। हम दोनों भी मेज पर बैठे। दावत शुरू हुई। मैं देखती थी कि विनोद बार बार झेपते थे और मिस रिंग बार बार नाक सिकोड़ती थी, जिससे प्रकट हो रहा था कि शिष्टाचार की मर्यादा भंग हो रही है। मैं शर्म के मारे मरी जाती थी। किसी भांति विपत्ति सिर सके टले। तब मैंने कान पकड़े कि अब किसी अंग्रेज की दावत ना करूंगी। उस दिन से देख रही हूँ विनोद मुझसे कुछ खिंचे हुए हैं। मैं भी नहीं बोल रही हूँ। वह शायद समझते हैं कि मैंने उनकी भद्द करा दी। मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने मुझे लज्जित लज्जित किया। सच कहती हूँ चंदा, गृहस्थी की इन झंझटों से मुझे अब किसी से हंसने बोलने का अवसर नहीं मिलता। इधर महीनों से कोई नई पुस्तक नहीं पढ़ सकी। विनोद की विनोदशीलता भी न जाने कहाँ चली गई। अब वह सिनेमा या थिएटर का नाम भी नहीं लेते। हाँ, मैं चलूँ तो वह तैयार हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ प्रस्ताव उनकी ओर से हो, मैं उसका अनुमोदन करूँ।
शायद वह पहले की आदतें छोड़ रहे हैं। मैं तपस्या का संकल्प उनके मुख पर अंकित पाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है अपने में गृह संचालन की शक्ति ना पाकर उन्होंने सारा भार मुझ पर डाल दिया है। मसूरी में वे घर के संचालक थे। 2-2.5 महीने में 1500 खर्च किए। कहाँ से लाए यह मैं अब तक नहीं जानती। पास तो शायद ही कुछ रहा हो। संभव है किसी मित्र से ले लिया हो। 300 रुपये महीने की आमदनी में थिएटर और सिनेमा का जिक्र ही क्या। 50 रुपये तो मकान ही के निकल जाते हैं। मैं इस जंजाल से तंग आ गई हूँ। जी चाहता हूँ विनोद से कह दूँ कि मेरे चलाए यह ठेला ना चलेगा। आप तो 2-2.5 घंटा यूनिवर्सिटी में काम करके दिन भर चैन करें, खूब टेनिस खेलें, खूब उपन्यास पढ़ें, खूब सोएं, और मैं सुबह से आधी रात तक घर के झंझटों में मरा करूं। कई बार छेड़ने का इरादा किया, दिल में ठानकर उनके पास गई भी, लेकिन उनका सामीप्य मेरे सारे संयम, सारी ग्लानि, सारी विरक्ति को हर लेता है। उनका विकसित मुखमंडल, उनके अनुरक्त नेत्र, उनके कोमल शब्द मुझ पर मोहिनी मंत्र सा डाल देते हैं। उनके एक आलिंगन में मेरी सारी वेदना विलीन हो जाती है। बहुत अच्छा होता अगर ये इतने रूपवान, इतने मधुरभाषी, इतने सौम्य न होते। तब कदाचित मैं इनसे झगड़ बैठती, अपनी कठिनाइयाँ कह सकती। इस दशा में तो इन्होंने मुझे जैसे भेड़ बना लिया है, मगर माया को तोड़ने का मौका तलाश कर रही हूँ। एक तरह से मैं अपना आत्मसम्मान खो बैठी हूँ। मैं क्यों हर बात में किसी की अप्रसन्नता से डरती रहती हूँ? मुझ में क्यों यह भाव नहीं आता कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वह ठीक है? मैं इतनी मुकापेक्षा क्यों करती हूँ? इस मनोवृत्ति पर मुझे विजय पाना है, चाहे जो कुछ हो। अब इस वक्त विदा होती हूँ। अपने यहाँ के समाचार लिखना जी लगा है। तुम्हारी पद्मा। काशी, 25/12/25। प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे कुछ दुख हुआ, कुछ हंसी आई, कुछ क्रोध आया। तुम क्या चाहती हो यह तुम्हें खुद नहीं मालूम। तुमने आदर्श पति पाया है, व्यर्थ की शंकाओं से मन को अशांत न करो। तुम स्वाधीनता चाहती थी, वह तुम्हें मिल गई। 2 आदमियों के लिए 300 रुपये कम नहीं होते। उस पर अभी तुम्हारे पापा भी 100 रुपये दिए जाते हैं। अब और क्या करना चाहिए? मुझे भय होता है कि तुम्हारा चित्त कुछ अव्यवस्थित हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं। मैं 15 तारीख को काशी आ गई। स्वामी स्वयं मुझे विदा कराने गए थे। घर से चलते समय बहुत रोई। पहले मैं समझती थी कि लड़कियां झूठ मूठ रोया करती हैं। फिर मेरे लिए तो माता पिता का वियोग कोई नई बात ना थी। गर्मी, दशहरा और बड़े दिन की छुट्टियों के बाद 6 सालों से इस वियोग का अनुभव कर रही हूँ। कभी आंखों में आंसू न आते थे। सहेलियों से मिलने की खुशी होती थी, पर अब की तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई हृदय को खींचे लेता है। अम्मा जी के गले लिपटकर तो मैं इतना रोई कि मुझे मूर्छा आ गई। पिताजी के पैरों पर लौट कर रोने की अभिलाषा मन में ही रह गई। हाय, वह रुदन का आनंद! उस समय पिता के चरणों पर गिरकर रोने के लिए मैं अपने प्राण तक दे देती। यही रोना आता था कि मैंने इनके लिए कुछ ना किया। मेरा पालन पोषण करने में इन्होंने क्या कुछ कष्ट ना उठाया। मैं जन्म की रोगिणी हूँ, रोज ही बीमार रहती थी। अम्मा जी रात रात भर मुझे गोद में लिए बैठी रह जाती थी। पिताजी के कंधों पर चढ़कर उचकने की याद मुझे अभी तक आती है। उन्होंने कभी मुझे कड़ी निगाह से नहीं देखा। मेरे सिर में दर्द हुआ और उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे। 10 वर्ष की उम्र तक तो यूं गए। 6 साल देहरादून में गुजरे। अब जब इस योग्य हुई कि उनकी कुछ सेवा करूं, तो यूं पर झाड़कर अलग हो गई। कुल 8 महीने तक उनके चरणों की सेवा कर सकी, और यही 8 महीने मेरे जीवन की निधि है। मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म फिर इसी गोद में हो और फिर इसी अतुल पितृ स्नेह का आनंद भोगूं। संध्या समय गाड़ी स्टेशन से चली। मैं जनाना कमरे में थी और लोग दूसरे कमरे में थे। उस वक्त सहसा मुझे स्वामी जी को देखने की प्रबल इच्छा हुई। सांत्वना, सहानुभूति और आश्रय के लिए हृदय व्याकुल हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई कैदी काला पानी जा रहा हो। घंटे भर के बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। मैं पीछे की ओर खिड़की से सिर निकालकर देखने लगी। उस वक्त द्वार खुला और किसी ने कमरे में कदम रखा।
उस कमरे में एक औरत भी ना थी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो एक पुरुष। मैंने तुरंत मुंह छिपा लिया और बोली, आप कौन हैं? यह जनाना कमरा है, मर्दानी कमरे में जाइए। पुरुष ने खड़े खड़े कहा, मैं तो इसी कमरे में बैठूंगा, मर्दाना कमरे में भीड़ बहुत है। मैंने रोष से कहा, नहीं, आप इसमें नहीं बैठ सकते। मैं तो बैठूंगा, आपको निकलना पड़ेगा, आप अभी चले जाइए, नहीं तो मैं अभी जंजीर खींच लूंगी। अरे साहब, मैं भी आदमी हूँ, कोई जानवर नहीं। इतनी जगह पड़ी हुई है, आपका इसमें हरज क्या है? गाड़ी ने सीटी दी। मैं और घबराकर बोली, आप निकलते हैं या मैं जंजीर खींचूं? पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, आप तो बड़ी गुस्सावर मालूम होती हैं। एक गरीब आदमी पर आपको जरा भी दया नहीं आती। गाड़ी चल पड़ी। मारे क्रोध और लज्जा के मुझे पसीना आ गया। मैंने फौरन द्वार खोल दिया और बोली, अच्छी बात है, आप बैठिए, मैं ही जाती हूँ। बहन, मैं सच कहती हूँ, मुझे उस वक्त लेश मात्र भी भय न था। जानती थी गिरते ही मर जाऊंगी, और एक अजनबी के साथ अकेले बैठने से मर जाना अच्छा था। मैंने एक पैर लटकाया था कि उस पुरुष ने मेरी बाह पकड़ ली और अंदर खींचता हुआ बोला, अब तक तो आपने मुझे काले पानी भेजने का सामान कर दिया था, यहाँ और कोई तो है नहीं, फिर आप इतना क्यों घबराती हैं? बैठिए, जरा हंसिए, बोलिए, अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊंगा। इतनी देर तक कृपा कटाक्ष से वंचित ना कीजिए। आपको देखकर दिल काबू से बाहर हुआ जाता है। क्यों एक गरीब का खून सर पर लीजिएगा? मैंने झटक कर अपना हाथ छुटा लिया। सारी देह कांपने लगी, आंखों में आंसू भर आए। उस वक्त अगर मेरे पास कोई छुरी या कटार होती तो मैंने जरूर उसे निकाल लिया होता और मरने मारने को तैयार हो गई होती। मगर इस दशा में क्रोध से ओट चबाने के सिवा मैं और क्या करती? आखिर झल्लाना व्यर्थ समझकर मैंने सावधान होने की चेष्टा करके कहा, आप कौन हैं? उसने उसी डिटाई से कहा, तुम्हारे प्रेम का इच्छुक। आप तो मजाक करते हैं, सच बताइए। सच बता रहा हूँ, तुम्हारा आशिक हूँ। अगर आप मेरे आशिक हैं तो कम से कम इतनी बात मानिए कि अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मुझे बदनाम करके आप कुछ ना पाएंगे। मुझ पर इतनी दया कीजिए। मैंने हाथ जोड़कर यह बात कही। मेरा गला भी भर आया। उस आदमी ने द्वार की ओर जाकर कहा, अगर आपका यही हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ, याद रखिएगा। उसने द्वार खोल लिया और एक पांव आगे बढ़ाया। मुझे मालूम हुआ वह नीचे कूदने जा रहा है। बहन, नहीं कह सकती कि उस वक्त मेरे दिल की क्या दशा हुई। मैंने बिजली की तरह लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ जोर से खींच लिया। उसने ग्लानि से भरे हुए स्वर में कहा, क्यों खींच लिया? मैं तो चला जा रहा था। अगला स्टेशन आने दीजिए। जब आप भगा ही रही हैं तो जितनी जल्दी भाग जाऊं उतना ही अच्छा। मैं ये कब कहती हूँ कि आप चलती गाड़ी से कूद पड़िए। अगर मुझ पर इतनी दया है तो एक बार जरा दर्शन ही दे दो। अगर आपकी स्त्री से कोई दूसरा पुरुष बातें करता तो आपको कैसा लगता? पुरुष ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं उसका खून पी जाता। मैंने निसंकोच होकर कहा, तो फिर आपके साथ मेरे पति क्या व्यवहार करेंगे यह भी आप समझते होंगे। तुम अपनी रक्षा आप ही कर सकती हो प्रिय, तुम्हें पति की मदद की जरूरत ही नहीं। अब आओ, मेरे गले से लग जाओ, मैं ही तुम्हारा भाग्यशाली स्वामी और सेवक हूँ। मेरे हृदय उछल पड़ा। एक बार मुंह से निकला, अरे आप, और मैं दूर हटकर खड़ी हो गई। एक हाथ लंबा घूंघट खींच लिया। मुंह से एक शब्द न निकला। स्वामी ने कहा, अब ये शर्म और पर्दा कैसा? मैंने कहा, आप बड़ी छलिए हैं। इतनी देर तक मुझे रुलाने में क्या मजा आया? स्वामी, इतनी देर में मैंने तुम्हें जितना पहचान लिया उतना घर के अंदर शायद बरसों में भी न पहचान सकता। यह अपराध क्षमा करो। क्या तुम सचमुच गाड़ी से कूद पड़ती? अवश्य। बड़ी खैरियत हुई, मगर यह दिल लगी बहुत दिनों याद रहेगी। मेरे स्वामी औसत कद के, सांवले, चेचकरू, दुबले आदमी हैं। उनसे कहीं रूपवान पुरुष मैंने देखे हैं, पर मेरा हृदय कितना उल्लसित हो रहा था, कितनी आनंद में संतुष्टि का अनुभव कर रही थी, मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने पूछा, गाड़ी कब तक पहुंचेगी? शाम को पहुंच जाएंगे। मैंने देखा स्वामी का चेहरा कुछ उदास हो गया है। वे 10 मिनट तक चुपचाप बैठे बाहर की तरफ ताकते रहे। मैंने उन्हें केवल बात में लगाने के लिए यह अनावश्यक प्रश्न पूछा था, और अब भी
जब वह ना बोले तो मैंने फिर ना छेड़ा। पानदान खोलकर पान बनाने लगी। सहसा उन्होंने कहा, चंदा एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ हाँ शौक से कहिए। उन्होंने सिर झुकाकर शर्माते हुए कहा, मैं जानता कि तुम इतनी रूपवती हो, मैं तुमसे विवाह न करता। अब तुम्हें देखकर मुझे मालूम हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैं किसी तरह तुम्हारे योग्य न था। मैंने पान का बीड़ा उन्हें देते हुए कहा, ऐसी बातें ना कीजिए। आप जैसे हैं मेरे सर्वस्व हैं। मैं आपकी दासी बनकर अपने भाग्य को धन्य मानती हूँ। दूसरा स्टेशन आ गया, गाड़ी रुकी, स्वामी चले गए। जब जब गाड़ी रुकती थी वे आकर दो चार बातें कर जाते थे। शाम को हम लोग बनारस पहुंच गए। मकान एक गली में है और मेरे घर से बहुत छोटा है। इन कई दिनों में यह भी मालूम हो रहा है कि सास जी स्वभाव की रुखी हैं, लेकिन अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। संभव है मुझे भ्रम हो रहा हो, फिर लिखूंगी। मुझे इसकी चिंता नहीं कि घर कैसा है, आर्थिक दशा कैसी है, सास ससुर कैसे हैं। मेरी इच्छा है कि यहाँ सभी मुझसे खुश रहें। पतिदेव को मुझसे प्रेम है, ये मेरे लिए काफ़ी है। मुझे और किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हारे बहनोई जी का मेरे पास बार बार आना सास जी को अच्छा नहीं लगता। वह समझती है कि कहीं यह सिर न चढ़ जाए। क्यों मुझ पर उनकी यह अकृपा है कह नहीं सकती, पर इतना जानती हूँ कि वह अगर इस बात से नाराज होती हैं तो हमारे ही भले के लिए। वे ऐसी कोई बात क्यों करेंगी जिसमें हमारा हित ना हो। अपनी संतान का अहित कोई माता नहीं कर सकती। मुझे में कोई बुराई उन्हें नजर आई होगी। 2-4 दिन में आप ही मालूम हो जाएगा। अपने यहाँ के समाचार लिखना। जवाब की आशा 1 महीने के पहले तो है ही नहीं। यह तुम्हारी खुशी। तुम्हारी चंदा।